बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि हम क्लास 9th मैथ का जो यूनिट नंबर 7 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी तमाम एक्सरसाइजेज को इसी चैनल के ऊपर मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें कुछ एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पेश आ रही थी, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि इन एग्जांपल्स को भी एक दफ़ा सॉल्व करवा दिया जाए। तो आज के इस लेक्चर में वो वाली एग्जांपल्स जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, उनको हम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल बनती है आपके एग्जांपल नंबर 1 से लेके एग्जांपल नंबर 13 तक। बाकी जो एग्जांपल हैं एग्जांपल नंबर 14 से लेके एग्जांपल नंबर 20 तक, ये वो वाली एग्जांपल हैं जो एक्सरसाइज 7.2 के बाद और एक्सरसाइज 7.3 से पहले आती हैं। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इनको आपने तैयार नहीं करना 2026 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि ज़रूरी नहीं होता कि फ़ाइनल पेपर में आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएं वो एक्सरसाइज में से ही दिए जाएं। जो एग्जांपल्स आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है उन एग्जांपल के ऊपर भी आपको फाइनल पेपर में क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो एक दफ़ा आपने कोशिश करनी है कि इन एग्जांपल्स को भी सॉल्व करने की, ताकि अगर किसी एग्जांपल में आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप फाइनल पेपर से पहले पहले उसको जो है वो दूर कर लें। बाकी जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज में ऑलरेडी ले चुके हैं, उसको मैं अलहदा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, हमने कोशिश करनी है कि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इन क्वेश्चंस पे, इन एग्जांपल्स पे अप्लाई करने की। तो मैं इंशाल्लाह हर एग्जांपल के साथ साथ ही आपको उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रिवाइज़ करता जाऊँगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मौजूद है कि अगर कोई एग्जांपल आपको क्लियर है आती है तो आप उसको स्किप करके जिस एग्जांपल में प्रॉब्लम है उन टाइम कोड्स को यूज़ करते हुए वहाँ पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो आए सबसे पहले हम इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1 उसको सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल की स्टेटमेंट है जी कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। देखें नीचे दो पार्ट्स हैं, हर पार्ट में आपको दो दो पॉइंट्स गिवन है, पहले पार्ट में ए और बी और दूसरे पार्ट में सी एंड डी। तो कहते हैं इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। अब डिस्टेंस फाइंड करने के ऊपर आपको एमसीक्यू भी दिया जा सकता है फाइनल पेपर में और शॉर्ट क्वेश्चन भी। आपका जो मॉडल पेपर है उसमें उसने एक एमसीक्यू भी दिया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पे और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो इस टॉपिक को आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए अच्छे तरीके से तैयार करना। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको पहले तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला के लिए देखें कोई भी दो पॉइंट्स हैं आपके पास, फर्ज की एक पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। अब आपको याद रहना चाहिए जब भी हम पॉइंट लिखते हैं तो पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट जिसे अब सीसा भी कहते हैं और बाद में हमेशा वाई कोऑर्डिनेट जिसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं वो लिखना होता है। और एक दूसरा पॉइंट है क्यू x2 y2, और हमें बोला जाता है जी कि इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। तो इसका फार्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स का आपस में डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, और उसका क्या ले लेना है स्क्वायर, और जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनका आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर उसका ले लेना स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर्स को जमा करके उसका क्या ले लेना स्क्वायर रूट। इस फार्मूला को बाकायदा तौर पे हमने एक्सरसाइज के सोल्यूशन के दौरान प्रूफ भी किया था। बहरहाल अभी हम उस प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, अभी हमने सिर्फ इसको अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें आपने याद रखने की ज़रूरी नहीं कि आप x2 माइनस x1 ही लिखें, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं क्योंकि बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट में उसने हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, एक ए है और एक बी है। तो इसकी जो डिस्टेंस है उसको हम इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि ए बी बार, यानी ए बी का बार का मतलब ए बी लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनता है। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हैं यानी वर्टिकल लाइंस हम लगाते हैं, ये भी एक नोटेशन यूज़ की जाती है डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इनको आपस में माइनस करना है। इसका बेहतर हल होता है कि आप इसके नीचे छोटा सा लिख ले रफ वर्क के तौर पे कि ये x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। इस तरह फिर गलती का चांस कम हो जाता है, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि x वाले को y वालों में माइनस कर रहे होते हैं और y वालों को x वालों में माइनस कर रहे होते हैं। इस तरह फिर वो जो है ना वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपने हमेशा x कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करना है और y कोऑर्डिनेट्स को आपस में। जैसे कि देखें तो यहाँ पे x2 है 5 और x1 भी 5, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 माइनस 5 और बाहर स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें y2 है -2, तो y2 की जगह आप -2 लिखेंगे, आगे फिर माइनस है और y1 क्या है ये 6 है, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा होशियार से आपने काम करना है, बाकी काम मुश्किल नहीं है। अब देखें 5 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0,
तो हम लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर। उसके बाद -2 और -6 कितना होता है, -8, तो -8 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। 0 का स्क्वायर 0 होता है, अब माइनस देखिए स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो देखिए जब आप 64 में 0 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 64 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं 64 का स्क्वायर रूट। अब 64 का स्क्वायर रूट है तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास, 8। तो ये आपके पास इसका डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये आपने काम नहीं करना कि मसलन 0 का स्क्वायर है तो 0 आगे इसको ऐसे ही रहने दिया, -8 का स्क्वायर, और कह दें कि 0 इसमें ऐड होकर यही चीज़ आ जाएगी, ऊपर स्क्वायर रूट और ये कैंसिल कर दें, तो आप बाहर -8 आंसर लिखते हैं, तो ये गलत है। आपने कोशिश करनी है हमेशा पहले स्क्वायर वगैरह ओपन करके एंड पे जाके स्क्वायर रूट ले, इस तरह फिर आपको ये गलती नहीं होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं। और ये भी याद रखना कि आप ये भी नहीं कर सकते कि इसको ऐसे इससे कैंसिल कर दें, कहें जी इसके ऊपर भी स्क्वायर है ये कैंसिल हो गया, नहीं, उसकी वजह दरमियान में प्लस आ रहा है। जब दरमियान में प्लस माइनस आ रहा हो तो आप इन स्क्वेयर्स को इस तरह अलग-अलग कैंसिल नहीं कर सकते। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है और बेहतर वही काम जैसे मैंने बताया कि छोटा सा नीचे लिख रहे हैं x1 y1 हमारा ये है और x2 y2 हमारा ये है, यानी फार्मूला लिखने और फार्मूला लिखने के बाद आप ये छोटा सा लिख लें ताकि आपको याद रहे कि कहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू पुट करनी है। जैसे x2 0 है और x1 -4 है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन, अब सी डी मैंने लिख दिया ए बी की जगह, देखें कि 0 में से माइनस, ठीक है, माइनस का आ रहे हैं तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि एक तो फार्मूले का माइनस आ रहा है दरमियान में, एक इसका अपना माइनस है, तो ये माइनस माइनस आप डायरेक्टली प्लस भी लिख सकते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छी है, वरना आप इस तरह ब्रैकेट में लिख लें ताकि बाद में प्लस कर सकें। उसके बाद y2 देखें 9 है और y1 फिर माइनस है, एक तो फार्मूले का माइनस है, दूसरा साथ -2 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि इनको प्लस किया जा सके। अब देखें 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर आ गया। 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 आ जाएगा, यानी 9 + 2 कितना आ गया, 11 का स्क्वायर आ गया। अब इनको इस तरह अलग-अलग कैंसिल नहीं करना आपने, पहले इनको सिंप्लीफाई करना और एंड पे जाके स्क्वायर रूट लेना। तो 4 का स्क्वायर देखें कितना आता है, 16, और 11 का स्क्वायर 121। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे तो एक परफेक्ट स्क्वायर था ना, तो ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बेहतर है इसका ऐसे ही आंसर रहने दे, आपकी बुक पे भी ऐसे ही है, वरना जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप डेसिमल में भी कैलकुलेटर पे इसको लेके लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, और वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ये किसी राइट ट्राइंगल की वर्टिसेस है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि इसी तरह का लॉन्ग क्वेश्चन उसने आपका जो मॉडल पेपर है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें इस तरह के क्वेश्चंस आपकी जो एक्सरसाइज है 7.1 में एक मौजूद है और एक 7.2 में मौजूद है, और इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक है बाय डिस्टेंस फार्मूला और एक है बाय स्लोप। अगर तो वो पेपर में आपसे नहीं पूछता कि किस मेथड से करना है आपने, तो फिर दोनों में से जो सा मर्जी मेथड आप अप्लाई कर देंगे आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, यानी जो मेथड आपको ईजी लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में वो साथ मेंशन कर देता है कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, तो फिर आप डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे, और या फिर वो साथ मेंशन कर दे कि बाय यूजिंग स्लो फार्मूला, कि स्लो फार्मूला से क्या करना है आपने, तो फिर आपने स्लो फार्मूला ही लगाना है। अगर वो साथ मेंशन नहीं करता तो आप दोनों में से जो सा मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे चूंकि ये एक्सरसाइज, ये एग्जांपल एक्सरसाइज 7.1 से पहले जहाँ पे अभी हमने पीछे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, तो मैं इसको डिस्टेंस फार्मूला से करूँगा, आगे एक एग्जांपल आएगी स्लोप फार्मूला वाली भी, और बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन में सॉल्व कर चुके हैं। तो देखें इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो सबसे पहले तो आपको राइट ट्रायंगल का पता होना चाहिए, जो कि आपने चैप्टर 6 में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि राइट ट्रायंगल बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल अगर एक है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें जो मसला फिसागोरस है, पाइथागोरस थ्योरम है, वो सिर्फ राइट ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, बाकी इनमें एक बेस होती है और एक क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हम इसका फार्मूला इस तरह भी याद रखना है कि हाई ब्लड प्रेशर कि हाइपोटेन्यूज जो कि सबसे लंबी साइड होती है उसका स्क्वायर एक तरफ, बाकी दोनों स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर का सामना दूसरी तरफ। ठीक है, अगर तो ये राइट ट्रायंगल होगी तो इस थ्योरम को जो है वो सेटिस्फाई करेगी।
अगर नहीं होगी तो इस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि फ़र्ज़ किया हमारे पास ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है, कि हमने ए बी लेंथ निकालनी है डिस्टेंस फार्मूला लगा के, यानी इसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसी तरह बी सी लेंथ निकालनी है डिस्टेंस फार्मूला लगा के, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू। फिर ए सी लेंथ निकालनी है डिस्टेंस फार्मूला लगा के, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर इन वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में पुट करके देखेंगे कि क्या ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गए तो उसका मतलब ये होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये फिर क्या है, एक राइट ट्रायंगल। तो ये हमारा कुछ वर्किंग प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपने बारी बारी पहले मसलन ए बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर बी सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, फिर इसी तरह ए सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेना। ठीक है, 3 दफ़ा आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके 3 डिस्टेंसेस फाइंड करनी है और उनको पाइथागोरस थ्योरम में फिर वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेना है दोनों साइड इक्वल आती हैं या नहीं। तो ये तरीकाकार होगा। अब पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फार्मूला रिकॉल कर लें ताकि आपको याद रहे ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करना है और वाई को आपस में। अब वही काम के बेहतर तो ये है कि आप नीचे छोटा सा लिख लें कि x1 y1 है ये हमारा पॉइंट और ये हमारा पॉइंट x2 y2 है। तो आपके पॉइंट्स पुट करते हुए, कोऑर्डिनेट्स पुट करते हुए इस फार्मूला में आपको गलती ना लगे, यानी चांस कम हो जाए गलती का। तो देखें जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब हम फाइंड कर रहे हैं ए बी के दरमियान डिस्टेंस, तो मैंने ए बी लिख दिया ताकि पता रहे जी हम ए बी के दरमियान फाइंड कर रहे हैं, एग्जामिनर को भी कन्फ्यूजन ना हो। तो x2 हमारा 7 है और x1 माइनस 1 है, तो हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1। देखें फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा, आप डायरेक्टली चाहें तो प्लस इन दोनों को लिख सकते हैं +1, क्योंकि एक माइनस तो फार्मूले का आ रहा है ना, एक इसका अपना माइनस। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कर जाते हैं। इसके बाद y2 हमने रखा है 5 को और y1 है 2, तो 5 माइनस 2 हम लिख देते हैं। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 1 8 का स्क्वायर और 5 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा जी कि 73 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको ऐसे ही स्क्वायर रूट में रहने दें, आगे डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर बी सी फाइंड करना है, तो इसको मैं अरेंज करता हूँ अब कि अब हमने बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो इसमें अब मैं इसको x1 y1 कह लेता हूँ और इसको x2 y2 कह लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें डिस्टेंस फाइंड करने में आसानी रहे। यही फार्मूला आपके पास, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी में वैल्यू पुट करेंगे आप, उसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे कि x2 हमारे पास 2 है और x1 7 है, तो हम पहले तो लिख देते हैं जी कि बी सी। अब चूँकि बी सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें तो बी सी एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर यूज़ कर ली, तो 2 - 7, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस फिर y2 है हमारे पास -6 और y1 -5, तो हम लिखेंगे -6 - 5 का स्क्वायर। 2 में -7 करने चाहे तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, -5 आएगा, -5 का स्क्वायर और -6 और -5 कितना होता है -11, तो इसको हम लिख सकते हैं -11 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस का और ये 11 121। ये भी आप काम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 146 का स्क्वायर रूट। इसके बाद अब तीसरी साइड आएगी तो उसके लिए मुझे ये अरेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट लेना था। और यहाँ पे हम तीसरी जो लेंथ है यानी डिस्टेंस है वो हम फाइंड करते हैं इसी ट्रायंगल की। तो इसके लिए अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए और सी के दरमियान। अब इसको मैं चलें क्या लेता हूँ x1 y1 और इसको मैं क्या लेता हूँ ये x2 y2 है। फार्मूला वही है आपके सामने लिखा हुआ है कि x2 है 2 और x1 है -1। तो देखें हम लिख सकते हैं ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 - 1 का स्क्वायर। फिर मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया, आप चाहे तो डायरेक्टली +1 लिख सकते हैं जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। उसके बाद y2 -6 है और y1 2 है, तो इनको आपस में माइनस किया तो इसका होल स्क्वायर आ गया। अब देखें 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर और ये -8 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और -8 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 64। तो 64 + 9 कितना आ जाएगा, ये भी 73 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब हमने लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है ना वो हमेशा सबसे लंबी साइड होती है। किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है।
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चूंकि हमने फार्मूले में एक तरफ रखना होता है, एक साइड पे रखना होता है, बाकी जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम दूसरी तरफ। आपने देखना इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये सबसे बड़ी होगी क्योंकि इसका रेडिकेंड सबसे बड़ा है। तो ये कौन सी साइड है, BC। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा अगर हुआ तो हमने इसका स्क्वायर एक तरफ लिखना है, ठीक है। BC की जो एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर हैं यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इसका स्क्वायर, और बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम दूसरी तरफ रख लिया। सिर्फ वैल्यू पुट करें, यहाँ पे लिखे 146 का स्क्वायर रूट और बाहर स्क्वायर उसका अपना जो फार्मूले का था वो रहा, इधर 73 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, बाहर जो उसका स्क्वायर था वो वही रहा, इसी तरह इसका। अब देखें स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गए, ठीक है, इजी काम हो गया। डेसिमल में नहीं आपने करना क्योंकि डेसिमल में आंसर में फ़र्क आ जाएगा, तो यहाँ हमारा काम इजी होगा। अब देखें यहाँ 146 आ रहा है और जब 73 प्लस 73 करेंगे ये भी 146 आएगा, तो दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल आ गई। तो जब दोनों साइड्स इक्वल आ गई इसका मतलब है ये पाइथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिहाजा ये क्या है, 10 ट्रायंगल जो हमारे पास बनेंगी ABC वो क्या है, राइट ट्रायंगल। आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट है द पॉइंट C -5 3 इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। कि कोई एक सर्कल है हमारे पास, लेट्स से ये मैं सर्कल ड्रा करता हूँ और सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, जैसे ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है। तो कहता है ये पॉइंट C है, इसकी उसने कोऑर्डिनेट्स भी साथ मेंशन किए हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं C -5, 3, ठीक है। उसके बाद NP 7 - 2 लाइज ऑन द सर्कल। कि एक और पॉइंट है जो क्या है 7 - 2 जो सर्कल के ऊपर है। सर्कल के ऊपर होने से मुराद ये जो इसकी कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, जिसे सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं सर्कल का, इसके ऊपर कहीं पे भी है। तो कहीं पे भी हम रैंडमली रफ स्केच के तौर पे, रफ स्केच का मतलब होता है कि ये हम किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में नहीं बना रहे, हम सिंपली ऐसे ही रफली एक स्केच बना रहे हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को उसने नाम दिया है, इसके कोऑर्डिनेट 7 - 2, ये सर्कल के ऊपर है। तो आगे बात कर रहा है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, कि आपने इस सर्कल का रेडियस बताना है। तो याद रखें स्टूडेंट्स के जब भी हम सेंटर को सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली रेडियस होता है सर्कल का। जैसे इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ तो इसको मैं कहूँगा कि ये इसका क्या है, रेडियस है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो हम अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लें तो डिस्टेंस क्या होगी, बेसिकली इस रेडियस की या इस लाइन सेगमेंट की लंबाई होगी, लेंथ होगी, ठीक है। तो वही हमारा रेडियस होगा। तो काम कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लेना है, ठीक है। बस स्टेटमेंट उसने वर्डिंग में दी है, बाकी काम वही है जो हम पहले क्वेश्चन में, पहली एग्जांपल में करके आए हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला याद रहना चाहिए आपको कि एक्स कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करना है, वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में। अब उसी तरह बेहतर तो ये है कि आप इसके ऊपर छोटा सा लिख लें ताकि आपको याद रहे ये x1 y1 मैंने लिया है और इसको मैं कह लेता हूँ कि ये x2 y2 मैंने लिया है। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो x1 है वो क्या है, -5 और x2 7। तो हम लिख सकते हैं x2 की जगह 7 और x1 की जगह -5, ठीक है। माइनस अपना भी मौजूद है तो इसलिए x1 की जगह जो -5 है वो मैं कोशिश करूँगा ब्रैकेट्स में लिखने की, वरना आप डायरेक्टली +5 भी कर सकते हैं इसको। तो हम लिखते हैं चूँकि ये C और P के दरमियान डिस्टेंस निकालना है जो कि रेडियस है, तो रेडियस होगा CP के दरमियान डिस्टेंस। तो आगे फार्मूला में वैल्यू पुट की कि 7 - -5 का स्क्वायर। उसके बाद y2 है हमारा -2 और y1 है हमारा 3। तो हम लिख सकते हैं कि -2 - 3 का स्क्वायर। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद -2 - 3 -5 -5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर क्या आएगा, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और -5 माइनस स्क्वायर की वजह से +25। इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो 169 स्क्वायर रूट। अब देखें 169 स्क्वायर जो है ना एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास एक इंटीजर वैल्यू आएगी, होल नंबर आएगा जो क्या 13। साथ चूँकि उसने यूनिट नहीं मेंशन किया सेंटीमीटर मीटर, तो हम सिंपली इसके साथ लिख सकते हैं एज यूनिट के तौर पे कि यूनिट्स, ठीक है। 13 यूनिट्स जो है वो डिस्टेंस होगा यानी रेडियस होगा बेसिकली सर्कल। इसके बाद जो फोर्थ एग्जांपल है वो आसान एग्जांपल है, इसमें आपने फाइंड करना है मिड पॉइंट। अगर तो आपने एक्सरसाइज की है तो ये एग्जांपल आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। कि A और B दो पॉइंट्स हैं तो इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है आपने।
तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फार्मूला रिकॉल करेंगे, हमने पढ़ा था, बल्कि इसको प्रूफ भी किया था कि मिड पॉइंट एम फॉर मिड पॉइंट, और ये पॉइंट होता है, ठीक है, ये कोई वैल्यू नहीं होती, डिस्टेंस में तो हमें कोई वैल्यू मिल रही है ना, इसमें पॉइंट ही मिलेगा। कि आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स को आपस में जमा करना है, ठीक है, ज़ाहिर एक पॉइंट होगा हमारे पास, फर्ज किया पी x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट्स है, और एक क्यू है x2 y2 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को जमा करना है, डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या कर रहे थे, माइनस, यहाँ जमा करना है और उसका हाफ कर लेना है। मिड का मतलब होता है दरमियान वाला, तो हाफ कर लेना है, यानी 2 से तकसीम कर देना। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में जमा करना है और इनका भी हाफ कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आप ये वैल्यूज़ पुट करें, x1 की जगह क्या आएगा, अब यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा a जो है वो x1 y1 है और b क्या है x2 y2 है। तो x1 हमारे पास आएगा 2 और x2 आ जाएगा 8, तो हम लिख सकते हैं 2 + 8/2। y1 है जी 3 और y2 है 7, तो 3 + 7/2। अब 2 + 8 कितना होता है 10, और 3 + 7 भी 10 होता है, तो 10/2 10/2 दोनों आ गए। इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, इधर भी आपके पास 5, तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 5,5। तो ये 4 एग्जाम्पल कंप्लीट होगी। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके फाइनल पेपर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपने ध्यान से करना है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी के 3 पॉइंट्स आपको गिवन है और कोलिनियर, कि ये कोलिनियर है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखें जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे हों, जैसे एक पॉइंट मैंने लिया ए, एक पॉइंट लिया बी और एक पॉइंट लिया मैंने सी, तो अब मैं अगर लाइन ड्रा करता हूँ तो वो तीनों पॉइंट्स में से गुजरती है, तो फिर हम कहेंगे ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है हम हाथ नुकात, उर्दू में कहते हैं इसको, कि एक ही लाइन पे जो हूँ, ठीक है, लाए ऑन द सेम लाइन, तो फिर हम कहेंगे कि ये कोलिनियर है। इसी तरह डेफिनेशन भी आएगी तो आप इसी तरह लिखेंगे। अब कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव करने के 2 मेथड हैं, आपने इस चैप्टर में पढ़े, एक बाय डिस्टेंस फार्मूला है और एक है जी के बाय यूजिंग द क्लो। अब डिस्टेंस फार्मूला में आपकी जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें एक ही क्वेश्चन है, और उसमें भी उसने एक पर्टिकुलर वैल्यू h फाइंड करने को बोला और कहा है कि ये कोलिनियर है। और बाय स्लो फार्मूला एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके 2 पार्ट्स तो कट करवा दिए, तीसरा चौथा 2 पार्ट्स आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो अगर तो आपको पेपर में वो कैटेगोरिकली मेंशन नहीं करता, मतलब कि बाय डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करें या बाय स्लोप करें, तो फिर आप दोनों में से जो सा मर्जी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन आप बेहतर रहेगा कि बाय यूजिंग स्लोप ही प्रूव करें, क्योंकि इससे ज़रा काम कम हो जाएगा और आसान रहेगा, ठीक है। बाय डिस्टेंस फार्मूला से काम थोड़ा लंबा हो जाता है। अब बाय डिस्टेंस फार्मूला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एक्सरसाइज 7.1 में, तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। हमने यूज़ करना है स्लोप का मेथड। अब कैसे प्रूव करेंगे स्लोप के मेथड से कि ये कोलिनियर है या नहीं तीनों पॉइंट्स, तो उसमें देखें ये जो लाइन है, अगर मैं इसका एक पार्ट लेता हूँ ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको मैं लेता हूँ ए बी को, ठीक है, और एक मैं लाइन सेगमेंट लेता हूँ बी सी, इसको मैं ले लेता हूँ, और एक मैं ले लेता हूँ ए सी। अब तीनों चूँकि इसी लाइन के हिस्से हैं, इसी लाइन के पार्ट है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्लोप ए बी की होगी, जो बी सी की होगी और जो ए सी की होगी, ये तीनों की सेम होगी, यानी जो लाइन की स्लोप है वही इन लाइन सेगमेंट्स की भी स्लोप होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि आपने तीनों की भी स्लोप फाइंड करके इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन तीनों की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई 2 स्लोप्स फाइंड करनी है, ठीक है, मतलब ए बी की स्लोप फाइंड की और बी सी की स्लोप फाइंड कर ली। अगर ये दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल आ जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो लिहाजा हम रीजनिंग ऊपर लिख देते हैं, ये हमारा वर्किंग प्रोसीजर है। रीजनिंग में हम क्या लिख देते हैं कि इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, के अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो जो ए बी की स्लोप है वो इक्वल होनी चाहिए बी सी की स्लोप के, ठीक है। द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर इफ़ स्लोप ऑफ ए बी ये छोटा सा नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि हम ए बी की स्लोप की बात करने चाहे तो आप M1 M2 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि छोटा सा ए बी नीचे लिख दें इज इक्वल टू बी सी। तो हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो स्लोप का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। फार्मूला क्या था रिकॉल करें, एक्सरसाइज 7.2 से पहले हमने पढ़ा था कि जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हों, एक x1 y1 और एक क्यू x2 y2, तो स्लोप के लिए हम क्या करते हैं कि y कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करते हैं और x को आपस में करते हैं। ऊपर हम y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे और नीचे क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट्स को। ये नहीं करना कि ऊपर x वालों को माइनस कर रहे हो नीचे y वालों को, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। ये स्लोप का फार्मूला है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि y1 को पहले लिखना है y2 को बाद में, लेकिन नीचे भी फिर आपने x1 को पहले लिखना है और x2 को बाद में। तो हम लिखते हैं जी कि
स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, पहले फार्मूला लिख लिया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, छोटा सा इनके नीचे लिख लें x1 y1 और x2 y2, ठीक है। इस तरह लिख लें, आपको याद रहेगा कि हमारा y2 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, x1 कौन सा है, वो यहाँ पे आप पुट कर सकें। या आप नीचे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि x1 y1 मैं ले रहा हूँ -3 6 को, या x2 y2 ले रहा हूँ 3 2 को, ठीक है। इस तरह भी लिख के आप याद रख सकते हैं, या वैसे ही नीचे छोटा सा लिख सकते हैं। अब देखें y2 हमारे पास है 2 और y1 है हमारे पास 6, तो हम लिखेंगे ऊपर क्या लिखेंगे 2 - 6, ठीक है। और डिनोमिनेटर में x2 क्या है हमारे पास 3 और x1 क्या है -3। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं बहरहाल अभी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अब देखें 2 - 6 क्या आ जाएगा -4, और ये माइनस माइनस प्लस 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा -4/6। क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -2/3 आपके पास ए बी की स्लोप आ गई, एक स्लोप हमें मिल गई। अब हमने दूसरी स्लोप निकालनी, उसके लिए मैं ज़रा इसको इरेज कर दूँ क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रही। तो ए बी की स्लोप के लिए वही फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, चाहे तो आप दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो y2 अब इसमें हमने चेंज करना है इनको कि हमारा x1 कौन सा है, y1 कौन सा है। तो चाहे तो आप इनके नीचे छोटा सा लिख लें। अब बी को मैं रख लेता हूँ x1 y1 और सी को रख लेता हूँ x2 y2, या आप उसी तरह जैसे ये स्टेटमेंट लिखी है उसी तरह नीचे लिख लें, दोनों बातें दुरुस्त हैं। कि x1 y1 मैंने लिया 3, 2 को यानी बी को, और x2 y2 लिया है 6, 0 को। अब देखें हमारे पास जो y2 है वो क्या है 0 और y1 है 2, तो ये वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी। नीचे क्या आ जाएगा x2 6 है और x1 3, वो नीचे आ जाएगा 6 - 3। इसको आप 0 - 2 करेंगे तो -2, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3, तो ये भी -2/3 ही आ रहा है। तो देखें दोनों की स्लोप सेम आ गई है, तो यही हमें चाहिए था। तो हम लिख देते हैं कि सिंस ए बी स्लोप इज इक्वल टू बी सी स्लोप, जो क्या है -2/3, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, के पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह, वहाँ भी हमने प्रूफ किया था कि जो वर्टिसेस गिवन है वो राइट ट्राइंगल की वर्टिसेस है। यहाँ भी वो यही बात कर रहा है, शो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी, कि ये एक ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं ए बी और सी, इज़ द राइट ट्राइंगल। तो आपने प्रूफ करना है कि ये राइट ट्राइंगल है, यानी जिस ट्राइंगल की ये वर्टिसेस हैं वो क्या है, राइट ट्राइंगल है। तो वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर तो वो आपको पेपर में ये नहीं कहता कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ करें या बाय यूजिंग स्लोप, तो आप जो सा मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दुरुस्त होगा। लेकिन अगर वो पेपर में मेंशन कर देता है कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ करें कि ये राइट ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं, तो फिर जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 हमने किया है उसी तरह आपने डिस्टेंस फार्मूला की मदद से प्रूफ करना है। और अगर कहता है बाय यूजिंग स्लोप, जिस तरह आपकी एक्सरसाइज 7.2 में उसने मेंशन भी किया हुआ है, तो फिर आप स्लोप की मदद से प्रूफ करेंगे। और इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह अब स्लोप की मदद से करेंगे प्रूफ कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये राइट ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, यानी जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है ना जिन दो साइड्स के दरमियान, तो वो दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। मसलन फर्ज किया कि ये ए बी साइड है और ये बी सी साइड है। अब इनकी जो कॉमन वर्टेक्स है वो बी है, वहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, यानी ए बी जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर की अलामत है बी सी की, ठीक है। अब स्लोप की मदद से कैसे प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या करना है कि ए बी की स्लोप फाइंड कर लेनी है, स्लोप ऑफ साइड ए बी, और इसी तरह बी सी की स्लोप फाइंड कर लेंगे, स्लोप ऑफ साइड बी सी, और इसी तरह ए सी की भी स्लोप फाइंड करनी है। इसमें तीनों स्लोप फाइंड करनी है, दो नहीं करनी, तीनों करनी है, क्योंकि अभी ये तो हमने वैसे रफली स्केच बनाया है ना कि बी पे 90 का एंगल बन रहा है, हो सकता है सी पे बन रहा हो, ए पे बन रहा हो, तो उस हिसाब से आपने तीनों की स्लोप जो है वो फाइंड कर लेनी है, पहले ए बी की भी, बी सी की भी और ए सी की भी। फिर आपने देखना है कि कौन सी दो स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है -1। तो जिन दो स्लोप्स की मतलब को मल्टीप्लाई करने से -1 आ रहा होगा ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो आपस में परपेंडिकुलर है, वहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये राइट ट्राइंगल है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप है एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर ए बी स्लोप है तो बी सी इसके परपेंडिकुलर है, तो बी सी को हम बटे में लिखेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब बटे में लिखेंगे और साथ माइनस लेंगे, ठीक है, माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो दोनों बातें दुरुस्त है, जिस तरह मर्जी आप कर सकते हैं।
तो काम क्या होगा हमारा हमारा जो वर्किंग प्रोसीजर होगा कि तीनों की पहले स्लोप फाइंड करेंगे, ए बी की, बी सी की और ए सी की। फिर देखेंगे कौन सी दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आ रहा है या वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। तो अगर तो है तो फिर हम कह देंगे कि ये प्रूफ हो गया कि ये राइट ट्रायंगल की वर्टिसेस है। तो क्वेश्चन करते हैं हम, इंशाल्लाह सॉल्व, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले मसलन मैं ए बी स्लोप फाइंड करना अगर चाहता हूँ, ए और बी के दरमियान, ठीक है। तो स्लोप का फार्मूला हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी, वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस किया, एक्स को आपस में। अब बेहतर तो यही है, जैसे मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि गलती से बचने के लिए इनके नीचे छोटा सा लिख लें कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ताकि आपको याद रहे कि मैंने y2 कहाँ पे पुट करना है और x2 कहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब y2 हमारे पास है 5 और y1 क्या है 1, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 - 1, तो ए बी स्लोप ऊपर आ गया 5 - 1, नीचे x2 हमारे पास है 4 और x1 1, तो नीचे आ जाएगा 4 - 1। 5 में 1 माइनस करें तो 4 आता है, 4 में 1 माइनस करें तो 3। तो ये ए बी की स्लोप आ गई 4/3। इसके बाद अब हम बी सी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ, अब इनको नया नाम देते हैं हम। मसलन इसको मैं अब कह लूँगा x1 y1 और इसको मैं कह लेता हूँ x2 y2, ठीक है। अब उसी तरह फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि स्लोप ऑफ बी सी, फार्मूला दोबारा लिखना है, लिखने ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं, ऑलरेडी एक दफ़ा लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब y2 हमने लिया -1 और y1 क्या है 5, तो लिखेंगे -1 5, और x2 हमने लिया 12 और x1 4, तो लिखेंगे 12 - 4। अब देखेंगे कितना आ रहा है -6, नीचे कितना आ जाएगा 8, तो बी सी आ गई -6/8। ये चूँकि सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 टाइम्स 6, 4 3 टाइम्स 8, तो -3/4। अगर आप गौर करें तो आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है कि ये 4/3 है, ये उसका उल्ट है 3/4 और साथ माइनस भी है। तो इस कंडीशन के मुताबिक ये एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, यानी ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर है। बहरहाल हमने पूरा क्वेश्चन करना है, हम तीसरी स्लोप भी फाइंड करने की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। अब तीसरी स्लोप हमने फाइंड करनी है ए सी के दरमियान, ठीक है। ए को हम कह लेते हैं x1 y1 और सी को हम कह लेते हैं x2 y2। उसी तरह स्लोप फार्मूला लिख लें, ना भी लिखें, ऑलरेडी लिखा हुआ, कोई इशू नहीं। तो y2 हमने लिया, अब -1 को उसी तरह -1 और y1 1, तो हम लिखेंगे -1 1 माइनस ये दरमियान फार्मूले का है, बाकी 1। फिर x2 12 और x1 1, तो 12 - 1, ये हमने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो ऊपर आ जाएगा -2, नीचे आ जाएगा 11, -2/11। तो तीनों स्लोप फाइंड कर लिया। अब वही काम कि आपने देखने कि कौन सी दो स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से -1 आ रहा है या एक दूसरे का वो नेगेटिव रेसिप्रोकल है। तो ए बी और बी सी ही वो स्लोप हैं जिनको एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, या इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जैसे 4/3 मल्टीप्लाई बाय -3/2, तो देखें 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो क्या आ रहा है -1/1, यानी कि -1। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो दोनों मेथड हमने सीख लिए। अगर पेपर में वो मेंशन नहीं करता, दोनों में जो आसान लगे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो साथ मेंशन कर देता है तो फिर आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। बहरहाल आपको आने दोनों मेथड चाहिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 13 तक जितनी भी एग्जाम्पल अभी हमने इस लेक्चर में कवर करनी है, उन सब में अब हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो है इक्वेशंस ऑफ लाइन। जो डिफरेंट फॉर्म्स है इक्वेशन की, आपने एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ी थी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, टू इंटरसेप्ट, टू पॉइंट फॉर्म, इसी तरह नॉर्मल फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनको हमने डिस्कस करना है और फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ ही उनको रिकॉल करते जाएंगे, और जो उसमें क्वेश्चन में डिमांड होगी उसके मुताबिक उस तरह की फॉर्म हम इंशाल्लाह लिखते जाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ, कि आपको गिवन क्या है, दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में इंफॉर्मेशन गिवन है इफ इट्स स्लोप इज़ 2 एंड वाई इंटरसेप्ट इज़ 5, कि स्लोप आपको गिवन है और वाई इंटरसेप्ट गिवन है लाइन के बारे में। तो कहता है आपने उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट रिकॉल करें कि जब हमें स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो, वाई इंटरसेप्ट, तो हम एक फॉर्म यूज़ करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो क्या वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें एम क्या होता है स्लोप और सी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट। इसको आपने एक्स इंटरसेप्ट नहीं समझना, ये क्या है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर एक्स इंटरसेप्ट दिया हो तो फिर आप उसकी जगह ये एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, फिर आप डिफरेंट वे से यानी कि पॉइंट स्लो फॉर्म से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ चूँकि हमें वाई इंटरसेप्ट गिवन है और क्या गिवन है स्लोप, तो हम लिखेंगे जी कि द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
अब m की जगह उसकी वैल्यू क्या है 2 और y इंटरसेप्ट यानी c की जगह 5, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। पुट m इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में, ठीक है। तो लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको अगर वो आपके बाज़ दफ़ा जो आंसर्स हैं वो जनरल फॉर्म में गिवन होते हैं, जनरल फॉर्म भी एक है, उसमें क्या होता है कि तमाम टर्म्स एक साइड पे होती हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और राइट साइड पे ज़ीरो होता है। तो उसमें अगर कन्वर्ट करने को बोला जाए तो वो आप कर सकते हैं इजीली कि तमाम टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे ज़ीरो। मसलन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि 2x को पॉजिटिव ही आपने रखना है, पॉजिटिव, y को इधर ले आए, माइनस हो जाएगा 5 पहले उधर मौजूद है, इधर 0, यानी इस तरह लिखा जा सकता है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन आपकी बुक पे इतना ही आंसर है तो इतना आंसर भी दुरुस्त है, इसमें कोई यानी कि कोई गलत नहीं करेगा इंशाल्लाह आपको, जब तक वो खुद ना पूछे कि जनरल फॉर्म में लिखे। तो आप इस तरह भी लिखाएंगे तो ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट अब हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या डिमांड की जा रही है हमें, कहता है इट इज़ परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद स्लोप -6। कि आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है एक लाइन के, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप क्या है -6 और उसका जो y इंटरसेप्ट है वो 4/3 है। यहाँ भी हमें उसने y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो स्लोप है ना उसने परपेंडिकुलर लाइन की दी है। अगर हम इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लें तो यही फॉर्म यूज़ करते हुए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी ये वैल्यूज़ फिर हम उसमें पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपने याद रखना है, पीछे भी हमने क्वेश्चन किए हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनकी स्लोप क्या होती है। मसलन एक की स्लोप m1 है, दूसरे की m2 है, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है -1, या यूँ भी कह सकते हैं कि वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। यानी अगर एक की स्लोप m1 है तो दूसरे को आप बटे में लिखेंगे, ठीक है, और उसका क्या ले लेंगे माइनस। तो ये दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस गिवन स्लोप को ये समझ लें कि जो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप है उसको यूज़ करते हुए जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी स्लोप पहले फाइंड कर लें, ठीक है। तो हम इसका क्या ले लेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल बस। तो लिखते हैं जी कि द स्लोप ऑफ द लाइन, या बेहतर है कि लिखने रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है वो क्या होगी, उसको हम m कह लेते हैं, ठीक है। वो m इज इक्वल टू होगा -1/m1। m1 मैंने कह लिया है कि जो स्लोप हमें गिवन है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस की। तो सिंपली -7 लिख दिया, यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया। अब m1 की जगह आपने लिख लेना -6, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, m आपके पास आ जाएगा 1/6, यानी ये स्लोप हमें मिल गई। y इंटरसेप्ट ऑलरेडी हमें गिवन है, तो यही पॉइंट जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी है ना वही यूज़ करते हुए हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो लिखते हैं कि पुट m इज इक्वल टू 1/6 एंड c इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये y इंटरसेप्ट 4/3 है, किसमें, इसी इक्वेशन में। तो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 1/6x प्लस 4/3, तो ये इक्वेशन मिल गई। अब आपका आंसर इतना भी ठीक है, लेकिन इसको भी अगर आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर ज़्यादा थोड़ा सा एक तो स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो क्या है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी जब वो पूछेगा। आपका आंसर इतना भी ठीक है। उसके लिए फिर आपको 6 और 3 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, मसलन 6 ही आएगा, ठीक है। 6 से कैंसिल, तो ऊपर 1x या सिर्फ आप x लिख दें, फिर 6 को 3 से डिवाइड करें, 2 4 से मल्टीप्लाई होके 8, इधर है जी y। अब 6 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 6y इज इक्वल टू x प्लस 8। इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए तमाम टर्म्स को एक साइड पे और एक तरफ 0, तो 6y को दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि x पॉजिटिव रहे, ये उधर जाके -8 पहले उधर मौजूद है और ये एक तरफ 0 आ गया। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। अब मूव करते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 की स्टेटमेंट है, राइट डाउन एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है पासिंग थ्रू 5 1, जो एक पॉइंट 5 1 से पास कर रही है, एंड पैरेलल टू अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 -1 7 -15, और वो जो लाइन है वो पैरेलल है, ठीक है, किसके, ऐसी लाइन के जो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है। अब आपने याद रखना है जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है, यानी कि अगर एक लाइन की स्लोप m1 है तो दूसरे की m2 है, तो ये आपस में इक्वल होती हैं। तो पहला काम आपने ये करना है कि ये जो दो पॉइंट्स आपको गिवन है ना, इसकी मदद से स्लोप फार्मूला लगाते हुए स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है, जो पैरेलल लाइन की है। तो जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी स्लोप भी वही होगी, यानी हम जो ये जो स्लोप फाइंड करेंगे वो बेसिकली उस इक्वेशन की स्लोप फाइंड करेंगे जिसकी हमने उस लाइन की मतलब स्लोप फाइंड करेंगे जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। और उसके बाद एक पॉइंट गिवन है, तो आपको याद रहना चाहिए जब हमें स्लोप गिवन हो और पॉइंट गिवन हो, कोई भी पॉइंट गिवन हो x1 y1, ठीक है, तो फिर हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं या जो फॉर्म यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की,
वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है। जैसे पीछे तो हमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन था, तो हमने डायरेक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको पुट करके इक्वेशन फाइंड कर ली। लेकिन जब स्लोप और पॉइंट गिवन हो तो फिर कन्वीनियंट रहता है कि आप ये पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करें। ठीक है, इसमें अब हमने पहले स्लोप फाइंड करनी है। 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप फार्मूला पहले लिखें जी, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन विल बी m1, उसको हमने नाम दे दिया। फार्मूला क्या है, वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस किया और एक्स को आपस में। तो इनके नीचे छोटा सा लिख लें कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, अब आप इन वैल्यूज़ को पुट करें। y2 की जगह -15 और y1 की जगह हम पुट करेंगे -1। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ -15 माइनस इंटू -1। आप डायरेक्टली चाहे तो माइनस माइनस प्लस करके 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद x2 7 है और x1 0 है, तो 7 माइनस 0। अब -15 ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। -15 में +1 करेंगे तो -14, नीचे क्या आ गया 7। तो -14 को आप 7 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -2। यानी ये पैरेलल लाइन की स्लोप आ गई। तो पहले ही हमने बात कर ली है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। तो आप नीचे रीजनिंग भी लिख सकते हैं, सिंस पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप। तो जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी स्लोप आप फर्ज की m कह लें, वो और ये m1 जो हमने फाइंड की है पैरेलल लाइन की, ये आपस में इक्वल है। अब स्लोप और पॉइंट हमें मिल गया तो सिंपली हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करेंगे। अब इसको मैं अरेज कर देता हूँ अब। ठीक है, और इसको मैं कह लेता हूँ कि ये x1 y1 है, क्योंकि इस पॉइंट को हमने यूज़ करना है और स्लोप को यूज़ करना है इस फॉर्म में। तो लिखते हैं कि पुट m इज इक्वल टू -2 एंड x1 y1 इज इक्वल टू 5 इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब y1 की जगह क्या आएगा 1। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट, और m की जगह -2 और x1 की जगह 5। इसको सिर्फ आपने अब सिंप्लीफाई करना है। -2 को अंदर बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x से भी और -5 से भी। तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड तो वैसे ही रहेगी, राइट साइड पे आ जाएगा -2x माइनस माइनस +10। अब आप अगर जनरल फॉर्म में लाना चाहते हैं कि तमाम टर्म्स एक साइड पे आ जाए, ठीक है, और एक तरफ 0 रह जाए, तो हम क्या करेंगे, -2x को यानी x वाली को पॉजिटिव करना है तो इसको इस तरफ ले जाएं। तो ये हो जाएगा 2x + y और 10 जाके माइनस हो जाएगा। यानी ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास कि 2x जाके उधर प्लस हो गया, y पहले उधर मौजूद है -1 भी, और ये 10 भी उधर जाके माइनस हो गया, तो ये बन जाएगा -11। तो इस तरह आप सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं जी कि एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 में हमारे पास है जी कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स -2 1 एंड 6 -4। अब यहाँ पे सिर्फ हमें 2 पॉइंट्स की बना, तो कहता है इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आपने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो कन्वीनियंट वे है, जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो जो बेस्ट वे होता है कि आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करें। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, उसमें आपको रिकॉल करना होगा कि ये फॉर्म है। बेसिकली ये पॉइंट स्लो फॉर्म ही है। पॉइंट स्लो फॉर्म अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में बात की कि y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये उसी की फॉर्म है। सिर्फ क्या है कि m की जगह उसका फार्मूला यानी स्लोप का फार्मूला लिख दिया गया है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो आप चाहे तो अलहदा पहले जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया स्लोप फाइंड कर लें। ठीक है, अलहदा स्लोप फाइंड कर लें और फिर एक पॉइंट कोई भी ले लें और स्लोप को इस फॉर्म में पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली जहाँ पे स्लोप लिखी हुई है वहाँ आप उसका फार्मूला लिखते हैं इसी फॉर्म में, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म बन जाएगी। यानी आपको अगर वो नहीं कहता कि 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करते हुए फाइंड करें, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, स्लोप अलहदा फाइंड करें, फिर आप कोई एक पॉइंट ले लें और स्लोप और उसको इसमें पुट करके इक्वेशन फाइंड कर लें। बहरहाल हम इस 2 पॉइंट फॉर्म को यूज़ करने लगे हैं, सिर्फ स्लोप की जगह उसका फार्मूला लिख दिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। मसलन पहला जो पॉइंट है लेट से उसको मैं कह लेता हूँ कि ये x1 y1 है, और जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं कह लेता हूँ कि ये x2 y2 है। ठीक हो गया। अब चाहे तो नीचे भी आप लिख लें या वैसे ही साथ इधर छोटा सा लिख लें, तो उससे भी कर सकते हैं कि पहले पॉइंट को x1 y1 कहा, दूसरे को x2 y2। y माइनस y1 क्या है हमारा 1, तो लेफ्ट साइड पे आएगा y माइनस 1। अब y2 माइनस y1 क्या है -4 और y1 वही 1 है, तो -4 -1 आएगा ऊपर। नीचे देखें x2 क्या है, x2 6 है और x1 -2, तो माइनस इंटू -2 आ गया। और फिर आगे आ गया x माइनस x1 क्या है -2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस -2। इस तरह हमने इनको लिख लिया।
अब देखें इनको बस सिंप्लीफाई करना है, -4 -1 कितना आ गया -5, और ये माइनस माइनस प्लस 6 + 2 8, तो -5/8 आएगा। लेफ्ट साइड उसी तरह भी रहने दे, ये -5/8 लिखा, ये भी माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब अगर तो हम जनरल फॉर्म में लाना चाहते हैं, जो कि हमने पीछे भी 1-2 क्वेश्चन में किया है कि ax + by + c = 0, कि तमाम टर्म एक साइड पे आ जाए, बाकी राइट साइड पे 0। तो आप 8 इधर डिवाइड करो, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए ब्रैकेट पे लिख दें इसको, और राइट साइड पे -5x + 2 रह जाएगा। अब इधर भी 8 को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, और इधर -5 को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो कि ये क्या हो जाएगा 8y - 8, और ये जब बारी बारी मल्टीप्लाई होगा तो -5x - 10, देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस फॉर्म में लाने के लिए आपने x वाली को पॉजिटिव करना है, तो तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, यानी इस तरह हम लिखेंगे इसको कि 5x उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 8y पहले ही उधर मौजूद है, -8 भी उधर मौजूद है, और -10 भी उधर जाके पॉजिटिव हो गया, और राइट साइड पे क्या रहेगा 0। अब देखें -8 में +10 करेंगे तो 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5x + 8y + 2 = 0, ठीक है। इसके बाद अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। एग्जाम्पल 10 की स्टेटमेंट है, राइट डाउन एन इक्वेशन ऑफ लाइन, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो लिखनी है, विच कॉस द x एक्सिस एट 2 0, जो x एक्सिस को 2 0 पे कट करती है। अब आपको याद रहना चाहिए कि वो पॉइंट जहाँ पे लाइन x एक्सिस को कट करती है उसे हम कहते हैं x इंटरसेप्ट, ठीक है, x इंटरसेप्ट, एंड y एक्सिस, और कहता है y एक्सिस को कट करती है एट 0 - 4, और जहाँ पे लाइन y एक्सिस को कट करती है उसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। अब डिफरेंट वेज हैं इसको भी सॉल्व करने के। एक तो जैसे पिछली एग्जांपल में हमने 2 पॉइंट फॉर्म को यूज़ किया, तो आप चाहे तो 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली 2 पॉइंट से आपको गिवन है कि आप 2 पॉइंट फॉर्म को यूज़ करते हुए, जो कि हमारे पास फॉर्म है y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1, इसको यूज़ करते हुए पिछली एग्जांपल की तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ उसने नहीं मेंशन किया कि आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। या आप इन 2 पॉइंट्स की मदद से पहले स्लोप फाइंड कर लें, ठीक है, और फिर किसी एक पॉइंट को लेट से 2 0 को ही यूज़ कर लें, इसको x1 y1 कह लें, और पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर लें y - y1 m × x - x1, जैसा कि मैंने बताया पीछे भी कि ये m बेसिकली यहाँ पे स्लोप का फार्मूला लिख दिया जाता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म बन जाती है, बाकी ऐसा कोई इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। या सबसे जो आसान तरीका रहेगा कि जब आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन हो, तो एक हमने फॉर्म पढ़ी थी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, वो क्या है कि वो ये कहती है कि x/a + y/b = 1, x के नीचे ये जो a लिखा है ये बेसिकली क्या है x इंटरसेप्ट, और y के नीचे ये जो b लिखा है ये बेसिकली क्या है y इंटरसेप्ट, कि आप डायरेक्टली x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इसमें पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इन 2 मेथड से पहले भी हमने एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है, तो वो भी आप चाहे तो वही यूज़ कर लें। अभी मैं फ़िलहाल 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या है 2 0, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है जो 0 नहीं है वो आपका a होगा, और y इंटरसेप्ट -4 है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है जो 0 नहीं है वो आपका यानी कि b होगा। तो हम लिखते हैं पुट x इंटरसेप्ट a = 2 एंड y इंटरसेप्ट b = -4 इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा x/2 और y/-4 = 1। अब ये माइनस है, दरमियान में प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x/2 - y/4 = 1। अब इसको हमने लाना है उसी तरह जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में क्या होता है कि तमाम टर्म्स एक तरफ होती हैं, राइट साइड पे क्या होता है 0 इस फॉर्म में, और x को हमने पॉजिटिव रखना होता है। तो इसका फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है 2, आप सॉरी 4 एलसीएम लिखें इसका कि 4 एलसीएम आ गया। अब 4 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, और ये 4 से डिवाइड होगा तो 1 y से मल्टीप्लाई होकर y आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2x - y, राइट साइड पे 1। 4 डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 2x - y इधर आ गया, और इधर क्या आ गया 4 × 1 4। अब सिर्फ क्या करना है इस फॉर्म में लाने के लिए, x पहले पॉजिटिव है, y भी इधर है, सिर्फ 4 को आप लेफ्ट साइड पे मूव करें ताकि राइट साइड पे 0 रह जाए। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट और ट्रिकी है,
इसको फाइनल पेपर के लिए ज़रूर आप तैयार कीजिएगा। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसमें भी हमने लाइन की एक इक्वेशन फाइंड करनी है और वो लाइन क्या है, थ्रू द पॉइंट P23 के एक पॉइंट 2 3 से गुजरी है, विच फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रही है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। ठीक है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल का ही नहीं पता तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें कम से कम दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे फर्ज किया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों इक्वल हो जाएं तो उसको फिर हम स्पेशल नाम देते हैं इक्वलेटर ट्राइंगल। बहरहाल होती वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की ही एक किस्म है। ठीक है, कम से कम दो साइड्स इक्वल हैं तो उसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पे वो दूसरा जो वर्ड यूज़ कर रहा है वो यूज़ कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, और कोऑर्डिनेट एक्सिस वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसके अलावा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं, फर्ज के ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो चार कोऑर्डिनेट बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने डिटेल में बात की थी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। लेकिन यहाँ वो बात कर रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट की। कहता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फिर ज़ाहिर है वो लाइन गुजरी है कुछ इस तरह। लेट्स से मैं इस तरह लाइन गुजारता हूँ, ये इस तरह लाइन गुजरी है। ठीक है, अब ये लाइन क्या कर रही है कि ट्राइंगल बना रही है, और कौन सी ट्राइंगल बना रही है, आइसोसेलेस। जैसे आप देखें यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल बनती हुई नज़र आ रही है, ये एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, और कौन सी ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपने याद रखना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कट करते हैं, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 का, तो ये एक राइट ट्राइंगल भी है, आइसोसेलेस भी है और राइट ट्राइंगल भी है। और राइट ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड होती है राइट एंगल की, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि राइट ट्राइंगल जो आइसोसेलेस हो, उसकी ये जो बाकी दो साइड्स होती हैं यही आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, जब वो आइसोसेलेस हो, आप ये नहीं कह सकते कि हाइपोटेन्यूज किसी एक साइड के इक्वल हो सकता है, नहीं। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, डिफरेंट होती है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्ज की यार ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं मार्क करता हूँ, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, और एक इस पॉइंट पे जाके कट कर रही है, इसको भी मैं मार्क करता हूँ ये। अब ये दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो जितना डिस्टेंस ओरिजिन से ये होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में बराबर है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इसका अब हमें नहीं पता ये कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट है, 2 है, 3 है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट मैं कह लेता हूँ कि ये मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट में एक्स कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, ए है, और वाई कोऑर्डिनेट वहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट पे 0 होता है। इसी तरह ये जो हमारे पास है पॉइंट, इसमें मैं लेट कर लेता हूँ कि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ए है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी ए ही होगा, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए है। ठीक है, ए यूनिट हमने अज्यूम कर लिया। अब लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट गिवन है 2 3, कहीं पे भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता कहाँ पे। लेट से मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कि 2 3 है। लाइन के ऊपर पॉइंट का हमें पता है। ठीक है, अगर हमें इस लाइन की स्लोप मिल जाए तो स्लोप की मदद से और पॉइंट की मदद से हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हुए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्लोप कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल होगी जो मैंने साथ मार्क की है कि वाई इंटरसेप्ट फर्स्ट किया 0 a है और एक्स इंटरसेप्ट a 0 है। इन दो पॉइंट्स की मदद से हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर उस स्लोप को और इस पॉइंट को जो गिवन है यूज़ करते हुए इस फॉर्म में हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। यानी हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट कर रही है और एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये चीज़ें इंफॉर्मेशन यानी कि इंपॉर्टेंट थी, तो लिहाजा हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, a0। ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट क्या है, 0 a। अब इन दो पॉइंट्स की मदद से स्लोप फाइंड करनी है, तो लिखते हैं जी द स्लोप ऑफ द लाइन विल बी m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला है। अब इसमें से एक को आप x1 y1 कह लें और एक को x2 y2। मतलब मैं इसको कहता हूँ ये x1 y1 है और इसको कहता हूँ ये x2 y2 है। ठीक है, तो हमारे पास y2 क्या है, a,
और y1 क्या है 0, तो ऊपर क्या आ जाएगा a माइनस 0, और नीचे देखें x2 क्या है 0 और x1 क्या है a, नीचे आ जाएगा 0 माइनस a। अब a में 0 माइनस करें तो ऊपर a आ गया, नीचे 0 में माइनस a करें तो माइनस a आ गया, तो आ गया a ओवर माइनस a। देखें a से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 ओवर 1 साथ माइनस है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्लोप आई है लाइन की वो क्या आई है -1। ठीक है, अब स्लोप मिल गई है, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो आप इस फॉर्म में पुट करें, तो लिखते हैं जी द पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब y1 सेकंड कोऑर्डिनेट होगा जो कि हमारे पास 3 है, गिवन है 3, तो इसकी जगह 3, m की जगह -1 और x1 की जगह आप लिखेंगे जो x कोऑर्डिनेट है 2 वो, तो पुट m इज इक्वल टू -1 एंड x1 y1 इज इक्वल टू 2 3, तो उसके मुताबिक ये वैल्यूज़ हमने पुट की y माइनस 3, m की जगह -1 x माइनस 2। अगर तो हमने जनरल फॉर्म में लाना है आंसर, जो कि हमने पीछे भी कुछ क्वेश्चन में लाए हैं, उसमें लाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, तमाम टर्म्स को एक साइड पे लेके आना। तो पहला काम ये होगा कि -1 को अंदर दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेफ्ट साइड अभी वैसे ही रहेगी, तो -1 x से मल्टीप्लाई होकर -x माइनस +2। अब तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, x को पॉजिटिव करने के लिए इसमें x पॉजिटिव रखना है हमने, यानी हम इस तरह कर सकते हैं कि x लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव, y पहले ही उधर मौजूद है, -3 भी मौजूद है, 2 जाके माइनस हो जाएगा उसमें और इधर 0 रह जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। तो ये देखेंगे हमें जो इक्वेशन चाहिए थी वो मिल चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस आपने स्केच जो है ना, एक रफ स्केच बना लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह चीज़ों को लेकर चलना। अब देखते हैं जी कि इसकी एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 की स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज़ 5 यूनिट्स, कि हमारे पास कोई एक लाइन है और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं। कि फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, देखें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब लेट्स से जी एक लाइन आ रही है हमारे पास कुछ इस तरह से, तो इस लाइन के ऊपर इस ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जिसकी लेंथ कितनी है 5 यूनिट्स। जैसे मैं ड्रा करता हूँ कि ये ओरिजिन है और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ यानी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो ये क्या है हमारे पास, इसकी लेंथ भी उसने साथ मेंशन कर दी है, तो लेंथ उसने बताई है 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स यानी कि इसकी लेंथ। नेक्स्ट मजीद वो बात कर रहे हैं एंड द इंक्लिनेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो हमने ड्रा किया इसकी बात कर रहा है कि इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री है। अब एंगल यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया इंक्लिनेशन, जो कि गलत है। ठीक है, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ सिर्फ उसको वर्ड यूज़ करना चाहिए था एंगल। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा है, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ होता है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, ये 120 डिग्री का बना रहा है इस तरह 120 डिग्री का। नेक्स्ट क्या आ रहा है कि फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, तो ये जो ब्लू कलर में आपको लाइन नज़र आ रही है इसकी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम नॉर्मल फॉर्म यूज़ करेंगे, नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि ये जो लाइन हम ड्रा करते हैं ना किसी भी के कर्व के ऊपर या लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल, इसलिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला क्या था कि एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। आपकी बुक पे उसने अल्फ़ा यूज़ किया जो कि गलत है, अल्फ़ा हम यूज़ कर रहे थे इंक्लिनेशन के लिए, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे थीटा यूज़ किया। इसको मैंने काफ़ी इन डिटेल कोशिश की थी एक्सप्लेन करने की, इस मिसकंसेप्शन को या इस मिस्टेक को जो आपकी बुक में है एक्सरसाइज के सोल्यूशन के दौरान, लेकिन यहाँ भी आपको मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैं इंक्लिनेशन क्यों नहीं कह रहा, एंगल क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि इंक्लिनेशन जो है ना वो हमने पढ़ा था कि इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि उसकी रेंज होगी 0 डिग्री से लेके 180 तक, 0 डिग्रीज या उसके इक्वल और 1 डिग्रीज 80 से छोटी, 180 डिग्री से छोटी। ठीक है, ये उसकी रेंज थी। अब ये जो हमने लिखा है 120 डिग्री है तो इस रेंज में, लेकिन यूँ भी हो सकता है कि लाइन इस तरह से आ रही हो, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लाइन आ रही हो। अब जब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो आपने एंगल तो यहाँ से लेना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से देखें पूरा जब आप एक एंगल बना के आएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये 180 से छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर हो जाता है, तो इस रेंज में नहीं आता। तो लिहाजा ये इंक्लिनेशन नहीं है, इंक्लिनेशन होगा इस लाइन का, ये जो लाइन बना रही है ना मतलब कि जो लाइन बना रही है एंगल, ये इंक्लिनेशन होगा, ये इंक्लिनेशन नहीं है। ठीक है,
तो लिहाजा यहाँ पे आपने इसको एंगल ही समझना है, वही बेहतर है। अच्छा, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। इसमें पी से मुराद होता है ये जो लेंथ होती है, जो लेंथ उसने हमें दी भी हुई है, कितनी है 5 यूनिट्स, और ये लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लेना। उसके अलावा जो थीटा है वो भी उसने दिया है 120 डिग्री। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि गिवन हमें क्या है कि P इज़ इक्वल टू 5 और हमारे पास जो थीटा है वो कितना है 120 डिग्री। इन दो वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट करना है और क्या फाइंड कर लेनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बल्कि फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। तो वो इक्वेशन फाइंड करके ही हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं जी कि द नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। तो थीटा की जगह आप लिखेंगे एंगल और पी की जगह उसकी वैल्यू 5। आप कॉस 120 डिग्री की वैल्यू भी आप कैलकुलेटर पे ले सकते हैं और साइन 120 डिग्री भी। अगर तो आपके पास कैलकुलेटर है कैसीएफएक्स 991, तो इस पे आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। यानी हम लिखते हैं कि कॉस 120 डिग्री, इसके ऊपर आप पुट करें तो आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये देगा -1/2। ठीक है, अगर सिंपल कैलकुलेटर है दूसरा तो वो -0.5 देगा, उसको आप -1/2 भी कह सकते हैं। इसी तरह साइन 120 डिग्री की वैल्यू लेते हैं तो देखते हैं वो हमारे पास क्या आती है। तो वो आती है जी के √3/2। ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, हम लिख देंगे कि एक्स -1/2 और इसकी जगह √3/2, राइट साइड पे वही रहा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2x आ जाएगा और ये √3/2y आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है हमने, क्योंकि हमने फाइंड करनी है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। और स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना आसान रहता है जब हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो इस तरह। यानी इस फॉर्म में अगर हम ले आएँ तो हम स्लोप भी निकाल सकते हैं और वाई इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि वाई को अकेला करना है। तो पहले तो दो एलसीएम ले लें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स भी वही आते हैं। तो उसी को हमने एज एलसीएम लिखा तो क्या आ गया, -x प्लस √3y इज इक्वल टू 5। 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 10, -x प्लस √3y इज इक्वल टू 10। अब इस फॉर्म में लाने के लिए आप y को अकेला करें, -x इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम ला रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अभी भी यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ 1 बनाने के लिए √3 से आपने दोनों साइड्स को, ठीक है, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 1 बनेगा। इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा, यानी सबको आपने √3 से डिवाइड कर दिया। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया y, और ये 1/√3x और ये 10/√3। अब यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो m और c आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए m क्या आ रहा है, m ये आ रहा है, m हमारे पास आ रहा है स्लोप यानी आ रही है 1/√3 और c यानी वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, वो आ रहा है 10/√3। तो ये हमने दोनों चीज़ें मालूम कर ली। अब यहाँ पे मैं एक और आपको पॉइंट बताता चलूँ कि देखें, अगर तो ये इंक्लिनेशन होता जो उसने बताया 120 डिग्री, ठीक है, तो हमने एक और रिलेशन पढ़ा था स्लोप और इंक्लिनेशन का आपस में कि m इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा के, सॉरी टेंजेंट अल्फा के। m इज इक्वल टू किसके को इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा के। तो यहाँ से हम डायरेक्टली फिर स्लोप निकाल लेते कि अल्फा की जगह लिखते 120 डिग्री। और अब आप देखेंगे अब क्या आता है, अगर मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ इसको कैलकुलेट, तो टेंजेंट 120 डिग्री, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है -√3। ठीक है, जबकि हमने ऐसे जो स्लोप फाइंड किया वो क्या है 1/√3, जो आपकी बुक के आंसर के मुताबिक भी है पर है भी ठीक। ठीक है, तो इस तरह ये आंसर और आना था। अगर ये इंक्लिनेशन होता तो फिर तो बड़ा आसान था स्लोप निकालना, लेकिन ये इंक्लिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एंगल है जो कि परपेंडिकुलर लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। आई होप कि आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 13 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके चैप्टर नंबर 7 की, इसमें कहता है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, कि आपको ये इक्वेशन गिवन है जो कि जनरल फॉर्म में है। जनरल फॉर्म में क्या होता है कि तमाम टर्म्स एक साइड पे होती हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और राइट साइड पे क्या होता है 0। जनरल फॉर्म में गिवन है, इसको अब आगे 6 डिफरेंट फॉर्म्स में हमने कन्वर्ट करना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जो फॉर्म है उसमें कहता है आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, आपको याद रहना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
तो इस इक्वेशन को हमने इस तरह ट्रांसफॉर्म करना है कि y एक तरफ अकेला हो जाए, उसका कोफिशिएंट 1 हो, उसके बाद राइट साइड पे x वाली टर्म हो और फिर कांस्टेंट यानी x के बगैर हो। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जो भी इक्वेशन गिवन है उसको लिख लिया। क्योंकि हमने y को अकेला करना है तो पहले y को अकेला करने के लिए, ठीक है, उसको एक साइड पे ले जाएं। y होना भी पॉजिटिव चाहिए, बेहतर है कि आप y को ही इधर ले आएँ। ठीक है, आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसको इधर रहने दें और इन दोनों को, x को और 39 को इधर ले आएँ, लेकिन उसके साथ दो वैल्यूज़ को इधर लाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप y को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो y को ही इधर ले आएँ। ठीक है, तो y इधर राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, बाकी जो दो टर्म्स है उधर ही मौजूद रहेंगे। अब इनको स्वैप कर ले, इसको इधर लिखना है, इसको इधर, क्योंकि y लेफ्ट साइड पे लिखना है हमने। तो स्वैप का मतलब होता है कि इसको उसकी जगह लिख ले, इसको उसकी जगह, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें y का कोफिशिएंट चाहिए 1, तो 1 बनाने के लिए इसको 12 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको किया 12 से डिवाइड तो फिर हमें इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा, यानी सबको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखें 12 से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा y, और ये 5/12 x और ये 39/12। ये आपके पास क्या आ गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपकी बुक पे इतना ही आंसर है, लेकिन अगर आप इस पे गौर करें तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो जहाँ जो फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो सकती है उसे करना चाहिए। तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। 13 3 टाइम्स 39 और 4 3 टाइम्स 12। इसको हम 13/4 भी लिख सकते हैं, जो कि बेहतर आंसर है। मैं समझता हूँ कि जहाँ सिंप्लीफिकेशन हो वहाँ ज़रूर करनी चाहिए। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वो बात कर रहा है कि नेक्स्ट हमारी फॉर्म है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें, उसको पहले तो मैं लिख लेता हूँ इधर कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसमें ये जो a है ना ये x इंटरसेप्ट है और ये जो b है ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को, जो कि जनरल फॉर्म में हमें गिवन। तो हम लिख लेते हैं जी कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं इधर अलहदा दोबारा लिख लेता हूँ क्योंकि ये मिक्सअप हो गया थोड़ा सा, फेस काम थी। तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। पहला काम आपने ये देखना है कि जो इक्वेशन गिवन है वो तो चले हमने लिख ली कि हमें राइट साइड पे 1 चाहिए, यानी x और y वाली टर्म जो है ना वो एक साइड पे हैं और जो कांस्टेंट है वो एक साइड पे है। तो ये जो कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा है ना, इसको आप राइट साइड पे ले जाएं। ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो रहा है चाहे नेगेटिव, उसकी परेशानी नहीं है, आप बस इसको राइट साइड पे ले जाएं ताकि एक्स और वाई वाली टर्म्स एक तरफ रह जाएं और ये जो कांस्टेंट है एक तरफ। अब इसको हमने 1 बनाना है क्योंकि यहाँ पे 1 बनाने के लिए जो भी नंबर होगा, जो भी वैल्यू होगी, उसी से आपने डिवाइड करना है। मतलब -39 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, लेकिन अगर इसको किया है तो इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। तो सबको आपने -39 से बारी बारी डिवाइड कर दिया। अब ये कैंसिल हो के 1 हो जाएगा, जो कि हमारा मकसद था। बाकी ये देखें -18 5x/-39, या माइनस शुरू में आप लिख सकते हैं। ये जो दोनों माइनस है आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। और इसके अलावा इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, बेहतर है सिंप्लीफाई कर दें। 4 3 टाइम्स 12 और 13 3 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाता है 39। तो 4/13 भी लिख दिया और प्लस भी कर दिया। अब देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो y का भी 1। तो कोफिशिएंट हमने बनाना है 1, तो इस 5 को यहाँ से हमने हटाना है। इस 5 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस 5 को यहाँ से मसलन हटाना चाहते हैं, जिस तरह 39 को 1 बनाना था तो हमने 39 से डिवाइड किया। इसी तरह 5 को 1 बनाने के लिए हम ऊपर और नीचे 5 से डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर भी 5 से डिवाइड करेंगे और नीचे भी, क्योंकि ये नहीं है कि एक रकम को आप 5 से डिवाइड कर दें दूसरी को ना करें, दोनों को करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ये 1 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा -35 9/5। इसी तरह इधर भी इसको 4 को 1 बनाना है आपने, तो इसके लिए भी आप वही काम करेंगे कि 4 को ऊपर और नीचे 4 से डिवाइड कर दें। तो इस तरह भी क्या होगा कि ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे चाहे जो मर्जी आए। तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि x/-39/5, ऊपर x आ गया, नीचे -35 9/5, फिर आगे y और नीचे 13/4, राइट साइड वही रही। तो ये हमें क्या मिल गई है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉर्मल फॉर्म पर। नॉर्मल फॉर्म के हमने एक्सरसाइज के दौरान 2 मेथड पढ़े थे, एक थोड़ा लेंथी था और एक शॉर्ट था। एक पार्ट में मैंने दोनों मेथड कराए थे और बाकी पार्ट्स मैंने कहा था कि आप शॉर्ट मेथड से कर लीजिएगा। यहाँ भी हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे।
पहले तो हमें नॉर्मल फॉर्म का पता होना चाहिए। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी डिस्कस की कि नॉर्मल फॉर्म है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। अब थीटा क्या है? थीटा बेसिकली क्या है? एंगल बना रहा होता है जो परपेंडिकुलर लाइन से एक्स एक्सिस के साथ, और पी उस परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ होती है। जैसे पिछले एग्जांपल में भी हमने डिस्कस किया कि फ़र्ज़ किया ये वाई एक्सिस है हमारे पास और ये एक्स एक्सिस है, और कोई लाइन इस तरह आ रही है, इस तरह। अब यहाँ से ओरिजिन से जब मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा इस तरह, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये जो एंगल बना रहे हैं ना परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम कहते हैं थीटा, ठीक है। और जो इसकी लेंथ होगी उसको हम कहते हैं पी। अब आपकी बुक पे जहाँ उसने अल्फ़ा लिखा है, पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि ये अल्फ़ा नहीं है। बेसिकली अल्फ़ा हम ज़ाहिर करते हैं इंक्लिनेशन को, ये इंक्लिनेशन नहीं है। इंक्लिनेशन और चीज़ है जो लाइन बना रही होती है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ठीक है। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो इस थीटा को आपने जो है वो याद रखना है कि ये थीटा है, ये अल्फ़ा नहीं है। पहले तो हम इसे इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म में गिवन है उसको लिख लेते हैं एज इट इज़, जैसे हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखें और इसको कंपेयर करें तो हमें जो पी है, पी बेसिकली क्या होगा? लेंथ होगी, और लेंथ एक नंबर होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट आपको नज़र आया 39, इसको आप इधर लेके आएंगे ताकि ये इस तरफ आ जाए, और इस तरफ एक्स और वाई वाली टर्म्स है, और इधर भी एक्स और वाई वाली टर्म्स ही रह जाए। तो 39 को राइट साइड पे ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब पी चूँकि एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो आपने इसको पॉजिटिव बनाना है, पहला काम ये करना है। अब पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दे, चाहे डिवाइड कर दे, दोनों बातें दुरुस्त है। लेकिन अगर एक साइड को आपने किया तो दूसरी को भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक को करके छोड़ दिया। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई रखने के लिए बाकी दोनों साइड्स को, बाकी जो साइड है उसकी भी दोनों टर्म्स को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक हो गया। और इसको पॉजिटिव करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो एक्स का कॉफिशेंट है और ये जो वाई का कॉफिशेंट है, इनके लेने हैं स्क्वेयर्स, और ऐड करके इसका स्क्वेयर रूट लेना है। जो वैल्यू आएगी उससे तमाम टर्म्स को डिवाइड कर देना। मतलब -5 का हम स्क्वेयर लेंगे, ठीक है, उसके अलावा 12 का स्क्वेयर लेंगे, और इन सब का क्या ले लेना? स्क्वेयर रूट। फिर जो वैल्यू आएगी उससे सब को डिवाइड कर देना। तो मैं लिख देता हूँ कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय -5 का स्क्वेयर प्लस 12 का स्क्वेयर। अब बजाय इसके कि बारी बारी सब को डिवाइड करके बाद में सिंप्लीफाई किया जाए, हम पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 का स्क्वेयर 25, 12 का स्क्वेयर 144, तो ये टोटल हो जाएगा 169। अब 169 जो कि परफेक्ट स्क्वेयर है, इसका स्क्वेयर रूट आ जाएगा 13। तो मतलब ये कि आप हर टर्म को 13 से डिवाइड कर दें। अब 39 को देखें, 13 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। आपकी बुक पे जो एग्जांपल है उसमें उसने इतना करके ही छोड़ दिया। लेकिन जब हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहाँ आपने देखा था कि एंड पे जो आंसर्स थे वो इस फॉर्म में गिवन थे कि थीटा की वैल्यू गिवन थी, उसके अंदर पुट की हुई थी, और पी की वैल्यू, पी की तो चले यही रहेगी, लेकिन थीटा हमें फाइंड करना चाहिए। तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती कि जब एग्जाम्पल पे यहाँ छोड़ा है तो फिर क्वेश्चन के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन उसके एंड पे आंसर इस फॉर्म में क्यों दिए हैं। तो बहरहाल मैं इसको आगे आपको सॉल्व करवा देता हूँ, थीटा फाइंड करवा देता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, कि अगर आप वो भी फाइंड करना चाहें तो वो भी कर सकें, ठीक है। अब थीटा फाइंड करने के लिए आपने इसको और इनको कंपेयर करना है। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ कि -5/13 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ इसके साथ, तो मेरे पास जो कॉस थीटा है वो क्या आ जाता है? -5/13, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो टर्म है वो है 12/13 मल्टीप्लाई बाय, हम इसको लिख सकते हैं कि 12/13 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो जब इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास वाई वाई टर्म्स को साइन थीटा क्या आ जाता है? 12/13, ठीक है। हम थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, तो थीटा फाइंड करने के लिए अब आपने टेंजेंट रेशो यूज़ करनी है। टेंजेंट रेशो हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 6 में कि साइन ओवर काज होता है। अब साइन क्या है? 12/13, ठीक है, और काज क्या है? -5/13। ये जो दूसरे बटे वाली चौथे बटे वाली से कैंसिल हो जाएगी, इसको कैंसिल कर देना है, तो आ जाएगा 12/-5, या -5 को अलहदा लिखना है, -12/5। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि चूंकि ये थीटा है जो इंक्लिनेशन नहीं है, तो ये फर्स्ट में क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। अब हमें कैसे पता चलेगा ये किस क्वाड्रेंट में है? तो उसके लिए आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है। मैं इसको अरेज कर दूँ तो बेहतर है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या हम कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी ए फॉर ऑल। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी।
ए फॉर ऑल के पहला कोऑर्डिनेट जो है ना ऐड जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है ऐड वर्ड ए फॉर ऑल के पहले में सारी टी की रेशो साइन कॉस टेन सारी पॉजिटिव होती हैं। जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसमें शुगर एस फॉर साइन साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट बाकी कॉज वगैरह टेन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर टू टू का मतलब क्या है टी फॉर टेन। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट में जो टेन है ना वो पॉजिटिव होगा बाकी सारी क्या होगी नेगेटिव। उसके बाद कॉफ़ी टी सी फॉर कॉज चौथे कोऑर्डिनेट में आपके पास कॉज पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल बाकी सारी नेगेटिव। आपने आना है इस तरह एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एड शुगर टू काफ़ी कह लें या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं इसको याद रखने के लिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग रेशो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आप देखें तो साइन पॉजिटिव है और कॉज क्या है नेगेटिव। साइन किस में पॉजिटिव होता है पहले में और दूसरे में। ठीक है, पहले में और दूसरे में, बाकी दोनों में नेगेटिव है क्योंकि पहले में सारे पॉजिटिव हैं दूसरे में साइन पॉजिटिव है। और कॉज चूँकि उसने नेगेटिव दिया है तो ये फिर किस में होगा दूसरे में, क्योंकि अगर पहले में होता तो पहले में कॉज को भी पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह आप डिटरमिन कर सकते हैं ये दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। और दूसरे क्वाड्रेंट में जो एंगल की रेंज होती है ना वो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब है कि दूसरे क्वाड्रेंट में ये जो थीटा अब हमारे पास आएगा ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा आएगा। तो इस तरह पहले हमने कोऑर्डिनेट का जो है वो तयन कर लिया। अब उसके मुताबिक हमने जो है वो आगे काम करना है। तो आगे मैं टेंजेंट रेशो उसी तरह जैसे हमने नीचे निकाला टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -12/5। तो मैं थीटा चूँकि फाइंड करना चाह रहा हूँ तो टेंजेंट उधर जाके इन्वर्स कर देता हूँ। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -12/5। अब चूँकि हमें ये पता चल गया कि ये एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह tan इनवर्स लेंगे तो ये रेंज आपको देगा -90 से 90 के दरमियान एंगल देगा। नेगेटिव वैल्यू है, एक्सरसाइज में भी हमने डिस्कस किया था। तो आपने इसमें क्या करना है 180 ऐड कर देना। जब 180 आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये चूँकि नेगेटिव वैल्यू देगा ना आपको, तो 180 ये नेगेटिव वैल्यू देगा उसमें 180 में माइनस करेंगे तो आपको एक एंगल मिलेगा जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। अब इसको कैलकुलेटर पे चाहे तो आप करके देख रहे हैं, मैं आपको करके बता देता हूँ। आपने लिखना है 180, उसके बाद tan इनवर्स के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करें। पहले सॉरी हम लिख लेते हैं प्लस, tan इनवर्स के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करें और ये tan वाला बटन। आगे आप लिखेंगे माइनस और चलें फ्रैक्शन का बटन प्रेस कर देता हूँ 12/5, नीचे चले जाए 5। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे ब्रैकेट को क्लोज किया, इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये 112 पॉइंट तकरीबन राउंड ऑफ करके 62 ये आपको एंगल दे रहा है। तो ये एंगल हमारे पास आएगा। अब इस एंगल को वही फॉर्म जो हमने लिखी थी पहले दोबारा लिख देता हूँ कि एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। तो थीटा की जगह आप ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, और पी की जगह 3 लिख देंगे जो कि हमने पीछे फाइंड किया। तो आ जाएगा ये आपके पास वो आंसर आ गया जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे और आपके बुक के एंड पे दिए थे उसके मुताबिक। वरना अगर हम एग्जाम्पल को लेके चलें तो इतना ही आंसर था आपका एग्जाम्पल के मुताबिक, इतना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि आपने पॉइंट स्लो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है, पीछे हमने एग्जाम्पल्स कुछ में ये यूज़ भी किया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यानी अगर हमें पॉइंट का पता हो और एक स्लोप का पता हो तो वो पॉइंट और स्लोप दोनों चीज़ें हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म मिल जाएगी। तो एक तरीकाकार तो ये है कि आप अलहदा स्लोप और पॉइंट फाइंड करें और इस इक्वेशन में पुट करें। एक ये है कि आप पहले इसे कन्वर्ट करें पॉइंट स्लोप फॉर्म में, जैसे कि हमने पार्ट 1 में किया था mx प्लस सी। यहाँ से क्या होगा कि हम कंपेयर करके स्लोप भी निकाल सकते हैं और सी यानी जो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होगा उसको भी पॉइंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और वो फिर इस इक्वेशन में पुट करके हम सॉल्व कर लें। अगर तो पहला पार्ट मसलन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है 2-3 पार्ट इकट्ठे आ जाते हैं, तो पहला पार्ट आप कर चुके हैं तो फिर आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसमें से वैल्यू लेके इस फॉर्म में पुट करें और पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर वो आपको ये पार्ट अलहदा देता है, यानी पॉइंट अभी आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, तो आप पूरा प्रोसेस फिर करेंगे, पहले इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो उसके लिए देखें स्लोप इंटरसेप्ट में फॉर्म में वाई एक तरफ अकेला होता है, तो इसको अकेला करने के लिए राइट साइड पे ले जाएं। यानी इस तरह करेंगे हम कि 5x
प्लस 39 इधर ही रहा और 12y इधर आके प्लस हो गया। अब इसको स्वैप करके आप इस तरह लिख लें 12y इज इक्वल टू 5x प्लस 39। y का चूँकि कोफिशिएंट 1 है, इसको 1 बनाने के लिए 12 से तमाम टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी हम इस तरह करेंगे कि 12y को भी 12 से डिवाइड किया ताकि ये 1 हो जाए, और बाकी को भी हमें करना पड़ेगा 5x को भी 12 से और 39 को भी 12 से। अब ये इससे कैंसिल होगा y, और ये तो वैसे ही रहेगा, ये सिंप्लीफाई हो जाता है। आपकी बुक पे उसने नहीं किया लेकिन मैं कर रहा हूँ, जहाँ पॉसिबल है वहाँ करना चाहिए। आप देखेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा 5/12 प्लस 13/4। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें स्लोप ये मिल जाएगी जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, और ये जो है ना वाई इंटरसेप्ट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, और ये जो वैल्यू होगी ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। इस तरह हमें ये पॉइंट मिल जाएगा x1 y1, दो चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो हम लिख देते हैं कि हेयर m इज इक्वल टू, यानी स्लोप क्या है 5/12, और जो वाई इंटरसेप्ट है हमारे पास वो पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया। इसको अब इसमें आपने पुट करना है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y1 की जगह आपके पास आ जाएगा ये 13/4 5/12 x माइनस 0। तो मैं बता रहा हूँ कि उसने ये सिंप्लीफाई नहीं किया, वो आपकी बुक में उसने 39/12 भी रहने दिया। तो आप उस तरह रखना चाहते हैं उस तरह रख लें, लेकिन जहाँ सिंप्लीफाई करना पॉसिबल हो करना चाहिए। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। ठीक है, बल्कि उसने मेरे हाल में एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट नहीं पुट किया हुआ। बहरहाल ये भी ठीक है, इस तरह भी आपका आंसर, डिफरेंट वेज होते हैं असल में बाज़ क्वेश्चंस को करने के, तो जो भी आपको ईजी लगे आप अपना सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि फ़र्ज़ किया आप इस तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो हमने एक्सरसाइज के दौरान पढ़ा था कि जो स्लोप होती है, जिस तरह हमारे पास एक ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो ना, तो उसकी स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से m इज़ इक्वल टू -a/b से, और जो y इंटरसेप्ट है वो हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं कि -c/b के, ये यानी कि फार्मूले हमने पढ़े थे -c/b के, और इसको -a/b के। तो आप डायरेक्टली इनको कंपेयर करें, a क्या है 5, b -12 और c 39। तो आप इस तरह डायरेक्टली स्लोप निकाल लें, माइनस a की जगह हमारे पास 5, b की जगह -12, ये कैंसिल, तो देखें स्लोप फिर भी आपके पास 5/12y, और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए भी आप डायरेक्टली पुट कर दें कि c की जगह 39। ठीक है, c की जगह आ जाएगा 39 और b की जगह आ जाएगा -12, -1 पहले भी मौजूद है, ये भी कैंसिल होके फिर वही सिंप्लीफाई करके 13/4 आपके पास। इस तरह आप डायरेक्टली भी पॉइंट्स निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन। उसके बाद अब इसका फिफ्थ पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है 2 पॉइंट फॉर्म में। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 फिर इंटू x माइनस x1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। और इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ इतना कि हमने स्लोप की जगह फार्मूला उसका लिख दिया, बाकी काम वही है। तो इसको याद रखने का आसान तरीका यही है कि आप m की जगह उसका फार्मूला लिख दें। ये 2 पॉइंट फॉर्म है। अब आपकी बुक पे जो है ना वो थोड़ी मुश्किल उसने कर दिया है, क्योंकि इसको याद रखना ज़्यादा आसान है इसकी वजह से, पॉइंट स्लोप फॉर्म की वजह से। उसने क्या किया, उसने ये किया है कि ये जो y2 माइनस y1 है ना, यानी y वाली एक तरफ इकट्ठी कर दी, ये इधर आके इधर डिवाइड कर दिया कि y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। ठीक है, और ये जो x वाली हैं ये इकट्ठी कर दी है, इस तरह लिखा हुआ है। बहरहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इस तरह भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ये जो फॉर्म है इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म की वजह से ज़रा याद रखना आसान रहता है। तो मैं इसी फॉर्म को लेके चलूँगा, इसी में कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए देखें, आपको 2 पॉइंट फॉर्म में लिखने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। अब 2 पॉइंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? एक तरीकाकार ये है कि जिस तरह आप ग्राफ बनाते थे ना, उस तरह मैनुअली जो है वो कैलकुलेट कर लें 2 पॉइंट्स, कि आपके पास ये इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो क्या करें आप कि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, जो आसान रहता है। एक्स इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होती है, तो y की जगह आप 0 पुट करें, -12 इंटू 0 प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 5x प्लस 39 को राइट साइड पे जाके माइनस कर दें, और ये 5 जाके डिवाइड करेगा। तो इस तरह आपको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, यानी x इंटरसेप्ट क्या होगा -39 ओवर 5,0। एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट आप y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें ऐसे ही मैनुअली,
कि अब वाई इंटरसेप्ट में एक्स 0 होता है तो एक्स की जगह 0 पुट कर लें। -12 वाई प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो जाएगा पहली वाली टर्म, तो 39 उधर जाके माइनस कर दें, इधर आ गया -12 -39, माइनस माइनस से कैंसिल, और 12 जाके उधर डिवाइड करेगा तो 39/12, इसको सिंप्लीफाई करें तो 13/4। तो वाई इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा x0 y 13/4। एक आपका हो जाएगा x1 y1 और एक को आप कह लेंगे कि ये x2 y2 है। ठीक है, इस तरह आप ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आपको जिस तरह पीछे हमने एक एग्जांपल भी की थी 2 पॉइंट फॉर्म मिल जाएगी। या फिर अगर आप ऑलरेडी जो हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली थी सेकंड पार्ट में वो फाइंड कर चुके हैं और ये पार्ट उस पार्ट के साथ आया है, तो आप वहाँ से ही x इंटरसेप्ट और 5y इंटरसेप्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे हमने फाइंड की थी ना कि 5x - 12y 39 है और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया था। ठीक है, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप उसमें से डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, नहीं तो आप उसी तरह दोबारा से अगर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको ईजी लगता है तो उस तरह कन्वर्ट कर लें कि एक तरफ हमें 1 चाहिए, एक तरफ x और y, तो 39 को राइट साइड पे लेके गए, माइनस हो जाएगा। अब इसको 1 बनाने के लिए इसी से डिवाइड किया सबको, तो सबको -39 से डिवाइड किया, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4/13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5x और -39 + 4y/13 इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और y का भी 1। इसको 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, अगर ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। इधर भी इसको 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, अगर ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x/-39/5 + y/13/4। यहाँ से भी अगर हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालें तो यही आएगा। ये x इंटरसेप्ट है जो x के नीचे है, -39/5, 0, और ये y इंटरसेप्ट है जो y के नीचे है, 0, 13/4। तो आप चाहे तो इस तरह x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, या इस तरह जिस तरह ग्राफ में पॉइंट्स कैलकुलेट करते थे उस तरह भी निकाल सकते हैं। हमें बस 2 पॉइंट्स चाहिए। अब इनको हमने पुट करना है इस फॉर्म में, तो मैं इस सारे को पहले रेज कर लूँ जल्दी से। तो हम लिखते हैं जी कि हेयर x1 y1, एक को x1 y1 कह लिया, दूसरे को x2 y2। अब आपकी बुक में चूँकि उसने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया। तो बहरहाल आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो बेहतर है, 13/4 ही लिख लें। अब ये दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म जो ऊपर लिखी हुई है उसको मैंने दोबारा लिखा है। तो y1 की जगह आपके पास आएगा y1 की जगह 0। ठीक है, y - 0, इसके बाद y2 - y1, y2 की जगह ये सिंप्लीफाइड करके लिख लें 13/4 या 39/12, जैसे आपकी बुक पे सोल्यूशन है उस तरह, वैसे बेहतर तो नहीं है, आप सिंप्लीफाई करके 13/4 ही लिख लें, और y1 की जगह 0। फिर उसके बाद x2 की जगह 0 और x1 की जगह देखें ये माइनस था ना, तो ये फार्मूले भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस लिख दिए। फिर x और फिर x1 की जगह ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दिए। ठीक है, तो ये 13/4 माइनस, आपकी बुक में सिर्फ क्या किया कि इसको उठा के उसने इसका डिनोमिनेटर बनाया और इसको इसका न्यूमरेटर बना दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका कार तो यह है, दूसरा भी आपको मैंने बताया कि किस तरह 2 पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका हमने लास्ट पार्ट देखना है। लास्ट पार्ट में हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है सिमेट्रिक फॉर्म में। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक फॉर्म क्या है। x - x1 ओवर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू y - y1 ओवर साइन अल्फ़ा। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक तो पॉइंट चाहिए x1, y1। वो पॉइंट चाहे तो आप x इंटरसेप्ट निकाल लें इस इक्वेशन में y वैल्यू 0 पुट करके, या y इंटरसेप्ट निकाल लें x 0 पुट करके। ठीक है, वो हमें मिल गया। दूसरा हमें चाहिए कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। तो इनके फार्मूले आपको याद रखने होंगे कि साइन अल्फ़ा हमारे पास इक्वल होता है a/a² + b² प्लस माइनस। अब आप कहेंगे यहाँ a b क्या है, वही कि आपको ये समझ लें कि जनरल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो x का कोएफिशिएंट a है, y का b है। ठीक है, तो इनको कहते हैं a b। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करनी है, और जो हमारे पास कॉस अल्फ़ा है वो इक्वल होता है b ओवर प्लस माइनस फिर दोबारा a² + b²। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हमने वैल्यू पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव, क्योंकि साथ देखें प्लस भी है माइनस भी है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि साइन अल्फ़ा हमेशा आपने पॉजिटिव लेना है। कॉस अल्फ़ा का साइन आपने डिटरमिन करना है इस लाइन की स्लोप देख के।
अगर स्लोप पॉजिटिव होगी, ठीक है, स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव, तो जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन में लाइन ड्रा करेंगे, जब स्लोप पॉजिटिव हो तो लाइन हमारी कुछ इस तरह से आ रही होती है, यानी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रही होती है। और इसका ये जो इंक्लिनेशन है ये एक्यूट होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग रेशो साइन और काज दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, साइन और काज दोनों ऑल पॉजिटिव। वो स्टेटमेंट रिकॉल करें ऐड शुगर टू काफ़ी वाली, कि पहले में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। जबकि दूसरा है, अगर तो स्लोप आपकी नेगेटिव है तो लाइन हमारी कुछ इस तरह से जा रही होगी, इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, इंक्लिनेशन इसका। और चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपने वही स्टेटमेंट ऐड शुगर कि साइन पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जबकि कॉज जो है वो नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव कॉज नेगेटिव। तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर स्लोप नेगेटिव आ रही है तो कॉज को हमने नेगेटिव लेना है, और साइन को दोनों केस में, चाहे पॉजिटिव स्लोप है चाहे नेगेटिव, आपने पॉजिटिव ही लेना, ठीक है। पहले दो कोऑर्डिनेट में ही हमारा इंक्लिनेशन रहता है, तीसरे चौथे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें पहले इसकी स्लोप का पता लगाना पड़ेगा, और एक पॉइंट भी हमें चाहिए। तो बेहतर यह है कि आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लें। अगर पहला पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लें, नहीं तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये पर फ़ायदा होगा, हमें स्लोप का भी पता चल जाएगा और एक पॉइंट का भी पता चल जाएगा जो कि वाई इंटरसेप्ट है। आपकी बुक में वैसे उसने एक्स इंटरसेप्ट लिया, लेकिन हम वाई इंटरसेप्ट भी ले सकते हैं, पॉइंट लेना कोई भी ले सकते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए यानी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि वाई वाली को अकेला करना है, इसको इधर ला के पॉजिटिव किया, ये इधर है, फिर बाद में स्वैप कर लिया कि 12y अकेला हो गया, पॉजिटिव हो गया, 5x प्लस 39। इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 12 से डिवाइड करें, तो आपके पास 5/12 और ये 39/12 आना था, मैंने सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दिया। ये काम चूँकि हम काफ़ी दफ़ा पीछे कर चुके हैं, इसलिए इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब यहाँ से आप देखें तो आपके पास स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। स्लोप चूँकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इंक्लिनेशन है वो एक्यूट होगा, ठीक है, इंक्लिनेशन 90 डिग्री से छोटा होगा, तो हमने साइन और काज दोनों को पॉजिटिव लेना, ठीक है, यानी ये प्लस माइनस हमें अब यहाँ से हटा देना। तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा आएगा a/a² प्लस b² का स्क्वायर रूट, और काज अल्फा भी हमने पॉजिटिव ही लेना। अब यहाँ पे a b की वैल्यू पहले देखें, आप कंपेयर करें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कि x का कोफिशिएंट a होगा और y का कोफिशिएंट जो कि -12 वो b होगा। लेकिन आपने यहाँ अब इसमें b की जगह -12 नहीं ऊपर लिखना, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव लेना है, ये पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। ये ना हो कि आप -12 लेके फिर नेगेटिव बना दें इसकी। तो ठीक है, तो साइन अल्फा आ गया 5/a की जगह 5 का स्क्वायर, b की जगह -12 का स्क्वायर। ये पीछे भी हमने काम किया था नॉर्मल फॉर्म में, ऊपर 5 ही रहा, नीचे 5 का स्क्वायर 25, -12 का स्क्वायर 144। ये 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 169 का स्क्वायर रूट क्या है, 13, तो 5/13 ये आ गया। इसी तरह अब बाकी हम निकाल लेते हैं कॉज के लिए, कि कॉज हमारे पास आ जाएगा 12, बी को देखें मैंने पॉजिटिव रखा ताकि ये ओवरऑल पॉजिटिव है, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, तो ये भी 12/169 का स्क्वायर रूट जो कि 12/13 आ जाए। अब पॉइंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि वाई इंटरसेप्ट का हमें पता चल गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट में x 0 था, 13/4 ये हमारा x1 y1 होगा, चाहे यहाँ मेंशन कर दें, ठीक है। अब ये आपने फार्मूला, इसी फार्मूला में दोबारा मैं लिख देता हूँ, पुट कर देना, x माइनस x1 की जगह 0, y माइनस y1 की जगह 13/4 और कॉज अल्फा की जगह 12/13, साइन अल्फा की जगह 5/13। तो ये हमें वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। इस तरह ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। आपकी बुक में उसने एक्स इंटरसेप्ट यूज़ किया, नीचे वाली वैल्यूज़ यही हैं, सिर्फ उसने क्या किया कि एक्स इंटरसेप्ट आना है -39/5 और y 0, यानी यहाँ पे 0 लगा दिया और यहाँ पे ये, तो ये आंसर भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा तमाम एग्जांपल्स हमने कवर कर लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।